बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि अब से थोड़ी देर पहले जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसमें मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात की गई है। पूरे मुल्क में जो तमाम तालीमी इदारे हैं, जामियात हैं, मदारिस हैं, उनको 5 अप्रैल तक बंद करने का फौरी फैसला कर लिया गया है। इससे पहले सिंध हुकूमत ऑलरेडी 31 मई तक का ऐलान कर चुकी है तमाम स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का। और अगर वाकई देखा जाए तो सिंध हुकूमत वो हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत है जिसने सबसे पहले इफेक्टिव और वॉर फुटिंग पे इस हवाले से मेजर्स जो हैं वो लिए हैं। सो इस हवाले से उनकी तारीफ यकीनी तौर पे बनती है और होपफुली विफाक और दीगर सूबे जो हैं वो भी इसी चीज़ को फॉलो भी करेंगे। अब जो आज अहम फैसले हुए हैं, एक तो उसमें कहा गया है कि 15 रोज़ के लिए बॉर्डर्स जो हैं वो सील किए जा रहे हैं और इस मीटिंग के फौरी बाद ये हुक्मनामा भी जारी हो गया कि ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं वो फ़ौरन 14 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। 23 मार्च की जो परेड है और जो तकरीबात हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर थी या बाहर हाई कमीशंस के पास एम्बेसी ने जो मुनक्किद करनी थी, वो भी मनसूख करने की बात की गई है। पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं, जो इज्तमात हैं, उनसे इज्तनाब किया जाए, गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना किया जाए। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत हर चीज़ पर नज़र भी रखेगी। इससे पहले हमने देखा कि PSL के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। फ़्लाइट ऑपरेशंस दुनिया भर में बंद हो रहे हैं। उसी तरीके से मुल्कों को लॉकडाउन किया जा रहा है। यहाँ पर अब किस हद तक इन मेजर्स पर अमल दरामद होता है और कैसे इन तमाम चीज़ों से इस जो आलमी वबा है कोरोना वायरस, इससे बच पाते हैं, ये देखना बाकी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सियासी मामलात हैं, अलबत्ता कोरोना वायरस को लेकर भी आज असम्बली में अपोजिशन ने काफ़ी तनकीद की हुकूमती इक़दामात पे। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, इसके बाद इन इक़दामात पर कितना अमल दरामद किया जाता है ये देखना बाकी है। दूसरी जानिब जो सियासत है मुल्क में वो बदस्तूर जारी है। कहीं जमहूरियत, सिविल बालादस्ती की बात की जाती है, कहीं हर कोई अपने आप को लीडर साबित करने में लगा हुआ है, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत जो है वो भी काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब। एतजाज़ एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से इसी आलमी वबा पे बात कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो आज कुछ इक़दामात लिए हैं जो बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह करे इन पर अमल दरामद भी हो। आपकी एक वीडियो भी चल रही है, बड़ी वायरल हुई हुई है वीडियो, जिसमें आप मुसाफहा ना करके लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से बचा जाए। तो आप कौन सी एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं इख्तियार? सादिया, देखें 2-3 बातें तो बड़ी अहम हैं। एक तो हमें इसको यूं समझना चाहिए कि इस कुरा अर्ज़ पे 7 अरब आबादी है, 7 अरब लोग हैं। अगर 7 अरब के 7 अरब 14 दिन के लिए एक दूसरे से 1 गज से ज़्यादा फासले पे खड़े रहें या मूव भी करें तो एक दूसरे के साथ एक गज के अंदर जी। या 4 फुट के अंदर, टू बी सेफर, एक दूसरे के साथ करीब ना आए तो ये कोरोना खत्म हो जाएगा। ये ट्रैवल नहीं कर सकता। कोरोना ट्रैवल करता है क्लोजर टू दैट, या किसी ने छींक मार दी है, एयरबोर्न नहीं है ये मैटर बोर्न है। और जब तक मैटर हाथ ना कोई मिलाए मिसाल के तौर पे, तो ये कोरोना नहीं चलेगा आगे, तो ये मर सकता है। पर अगर साथ, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, पर ये समझने के लिए, कोरोना को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझें कि 7 अरब आदमी और औरतें और बच्चे हर कोई एक दूसरे के साथ से 1 गज दूर, 1 गज से ज़रा ज़्यादा दूर खड़े रहें और 14 दिन गुजार दें। ये 14 दिन में हर एक के अंदर मर जाएगा। सही। पर ये मुमकिन नहीं है। भीड़ें होंगी, स्कूल कॉलेजों वगैरह को, तकरीबात को ख़त्म करना एक तरीका है, बड़ा मौसर तरीका हो सकता है,
एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि हर किसी मुल्क को अपने वसाइल के तहत सोल्यूशन ढूंढनी पड़ेगी, बिल्कुल, हर मुल्क को। और हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम सारे मुल्क में, खुदा ना खास्ता जब अगर ये वबा आ जाए, और ये वबा जाएगी सारी दुनिया में। इसने जो हैरान कुन बात की है वो ये नहीं कि इसका हुजम ज्यादा फैला है। अगर ये वुहान में है तो वुहान में अगर आबादी 30 लाख है तो उसमें से ये नहीं हुआ कि 20 लाख अफेक्टेड हो गए। उसका ये हुआ, ये जरूर हुआ है, इस कोरोना वायरस ने किया है कि ये वुहान से अर्जेंटीना तक पहुंच गया, अर्जेंटीना तक से वैंकूवर तक पहुंच गया, वैंकूवर से लंदन, लंदन से टोक्यो। ये चूंकि हवाई जहाज़ों का ईरा है, ये फैला बहुत तेज है। बिल्कुल। और हर जगह 20-20, 40-40, 50-50 पेशेंट्स, ये इस तरह, ये इसकी एक खासियत है। अब हमारे पास ऐसे वसाइल तो नहीं है। अब पता नहीं ये हेल्थ इमरजेंसी वाली कमेटी ने क्या सोचा है, पर ऐसे वसाइल तो नहीं है कि हम वो जो इंक्यूबेशन वार्ड्स है और सील्ड वार्ड, बिल्कुल आइसोलेशन में जो रखा हुआ है, हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड हर अस्पताल में बना दें। वो हर अस्पताल, सारे का सारा अस्पताल ही आहिस्ता आहिस्ता दिनों के अंदर वो आइसोलेशन वार्ड, सारा अस्पताल ही आइसोलेशन हो जाएगा। हाँ। तो अभी ये जो इकदामात हैं, बॉर्डर्स सील करने की बात, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट किया करेंगी कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से, फिर स्कूल्स जो बंद करने का ऐलान है, ये इकदामात आपकी नज़र में कैसे हैं? ये मौजू है, ये यकीनन कांटेक्ट, वो जो एक गज के करीब तक बच्चे होते हैं, स्कूल में खेल रहे होते हैं, फिर वो घर ले जाते हैं, खुदा ना खास्ता एक से, फिर एक घर से दूसरे घर। एक तो हमें चाहिए कि ये हमें एजुकेट करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को, जो बड़ा मुश्किल है हमारी आबादी को एजुकेट करना। वरना इटली में तो उन्होंने ये किया, एक लॉकडाउन कर दिया कि इटालियन के अलावा कोई, इतालवी के अलावा इटली में नहीं आ सकता। बिल्कुल, एक शहर से दूसरे शहर आप नहीं जा सकते। फिर जब आप अपने घर में पाबंद हैं कि आप अपने घर में ही रहेंगे, सड़कें खाली हैं, अगर आपने चंद मेडिकल स्टोर्स और जनरल स्टोर्स खोलने की इजाजत है, वहां भी अगर आपने जाना है तो आपने पहले टेलीफोन करना है एक सेंट्रल ऑफिस को, सेंट्रल ऑफिस को फोन करके कहना है मैंने दूध और डबल रोटी लेने निकलना है और फलां मेरा स्टोर है करीब तर, उस वहां जाना है। वो आपको बताएगा सेंट्रल ऑफिस वाला कि आप किस वक्त जा सकते हैं। वो आपको कहेगा कि आप 7:15 बजे चले जाएं, उस वक्त आपकी बारी आएगी। सही। 7:15 बजे मैं जब वहां जाऊंगा, पहले मुझे वो दस्ताना पहनाएंगे, और अगर मैंने मास्क नहीं पहना हुआ तो मास्क पहनाएंगे, फिर अंदर लेके जाएंगे। तो जितने गाहक हैं, ये शॉपकीपर पे लाजिम है कि उनको 1.5 मीटर से ज्यादा दूर रखे। सही। और मुझे जो 10 मिनट मिलेंगे खरीदने में, उस 10 मिनट में मैंने वो बाहर आना है और वापस घर चले जाना है। इतना डिसिप्लिन ना हम अपनी कौम को कर सकते हैं, ना इतने टेलीफोन है, ना इतने सेंटर। मुश्किल काम है। और ये आप सही कह रहे हैं कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम जो हैं वो उठाने पड़ते हैं। बट ये थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो वीडियो आई, और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है बार बार कि वो जो आपने फैसला किया मुसाफा ना करने का, हाथ ना मिलाने का, वो बड़ा अच्छा फैसला है। हमारे यहाँ बाज़-औक़ात लोग ऑब्वियसली वो ट्रेडिशन, कल्चर, मजहब उस पैराए में भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ लोग मजाक में इस चीज़ को उड़ा रहे हैं। सो ये आलमी वबा है, खुदा के लिए इसको मजाक ना बनाएं, संजीदा इकदाम करने की ज़रूरत है। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, और जो एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि थोड़ा फासला, रश वाली जगहों को जो है वो वहाँ पर ना जाएं, इज्तनाब करें, एहतियात बरतें, तो आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर है। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ चढ़े, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़े। अच्छा, फिर मैं ये अर्ज करूं कि जो मैं अर्ज कर रहा था कि अब हर जगह तो आप आइसोलेशन वार्ड नहीं बना सकते, पर जिस किसी को हो जाए उसको ये तरबियत हो कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक घर में एक कमरा लेके और उसमें 14 दिन गुजार ले, उसको खाना बाहर से दे दें, उसको 2 अगर इफेक्ट हो गए दोनों उसमें रहें,
और ये करें। जहाँ तो घर है, जहाँ एक कमरे से ज़्यादा वाले घर हैं, जहाँ एक कमरे से कम वाले घर हैं, वो मोहल्लेदार सोच लें, वो 3-4 ख़ानदान 4 कमरों में रह रहे हैं तो एक कमरे को मुख्तस कर दें वायरस के आइसोलेशन का। सिर्फ 14 दिन गुजारने हैं, कोई ज़्यादा दिन नहीं गुजारने। ये बात सही। आप सियासत पे और कानून पे तो बहुत आला राय रखते ही थे, हम सब मद्दाह थे, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस फील्ड में भी, ये कोरोना वायरस के हवाले से भी और मेडिसिन की फील्ड में भी आपकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको अबूर हासिल है, महारत हासिल है। लेकिन बहरहाल थैंक यू, काफ़ी अच्छे सजेशंस जो हैं वो आपकी तरफ से आ गए। नाउ मूविंग ऑन, सियासत जो है वो बदस्तूर जारी है। पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं, आपका जो बयान बड़ा मशहूर हुआ नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि जनाब वो NRO करके बाहर गए हैं, तो ये NRO थोड़ा सा बता दें, क्योंकि लोग पूछना चाह रहे हैं कि ये किसने किया है, किस बुनियाद पर किया है। चलें, नवाज शरीफ को तो फ़ायदा हो गया, बट जिन्होंने NRO दिया इनको, उनको क्या फ़ायदा हुआ? NRO देने वालों ने बड़ा फ़ायदा उठाया। अच्छा, बड़ा फ़ायदा उठाया। 80 वोट लिए तरमीम के हक़ में, एक्सटेंशन के हक़ में कौमी असम्बली में, और 18 वोट लिए सेनेट में। आप देखें ये कितने हैं, ये तकरीबन 100 बनते हैं। और मियाँ साहब से मुतालबा कर रहे थे इमरान खान, आपको याद होगा वो इमरान खान 2 बातें करते थे। पहले तो कहते थे जाने ही नहीं देना जी, अभी भी कहते हैं जाने नहीं दूंगा, पर छोड़ूंगा नहीं, पर तब कहते थे जाने नहीं दूंगा। फिर कहने लगे कि पैसे दे दें तो चले जाएं, पैसे दे दें तो चले जाएं। वो सुना है 2 या 3 अरब डॉलर मांग रहे थे मलिक ये मियाँ नवाज शरीफ से, क्योंकि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के अलावा भी सुना गया उनकी बहुत जायदाद है, और यहाँ भी जितनी उनकी जायदाद है रायविंड में और दूसरे मकामात पे, और जितनी ज़मीन खरीदी हुई है, पर वो सुना है कि 2 या 3 अरब डॉलर इनसे मांगना चाहते थे। अच्छा, लेकिन सौदा टूटा है कि जी आप हमें 100 MNA दे दें। ओके, सो एक लिहाज से इन्होंने 100 MNA और 18 सेनेटर बेच दिए हैं। ठीक, फी कस ये 30 तकरीबन 3 मिलियन या 30 मिलियन पर MNA बनता है। मेरे ख्याल में 3 मिलियन या 30 मिलियन पर MNA पर सेनेटर। तो वो बेच दिया मियाँ साहब ने। मियाँ साहब को भी फायदा हो गया है। चलें, आप कह रहे हैं कि तरमीम भी पास हो गई है, दोनों पार्टियां राजी हो गई इस बात पे, MNAs बेच दिए। ठीक है, दोनों। ठीक है। अब बीच में प्राइम मिनिस्टर अभी रो रहा है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कैसे इन चीज़ों से निकलेंगे? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, एक तरीके से तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले का बयानिया था और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी जो आपने खुद गिनवाए भी उनके बयानात, उनको तो धचका लगा। वो नैरेटिव तो फिर उनका ख़त्म होता या उसकी नफ़ी होती हमें दिखाई दी। हाँ, उनकी तो नफ़ी होती दिखाई दी। वो तो इसलिए परेशान है। अब वो परेशान इसलिए है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको ये कहा जाता है आपका अपनी गवर्नमेंट का बोर्ड था, पंजाब के डॉक्टर्स का बोर्ड था, बिल्कुल बजा। और मैं समझता हूँ कि बोर्ड मुनासिब भी था, ठीक भी था, बड़े मोतबर डॉक्टर भी थे। पर उस बोर्ड ने तो रिपोर्ट देनी थी, जो मतलब अपना अंदाज़ा लगाना था। जो रिपोर्ट्स आ रही थी लेबॉर्ट्री से, 2-3 लेबॉर्ट्री से इन्होंने रिपोर्ट्स ली हैं। 2-3 लेबॉर्ट्रीज ने मियाँ साहब को बिल्कुल करीब मर्ग दिखाया है। प्लेटलेट्स अगर 2000 पे हो तो खून को पोरों में से भी निकलना शुरू हो जाता है जी। तो किसी ने रिपोर्ट तो दी है, किसी लेबॉर्ट्री ने। इसकी तफ्तीश करनी चाहिए मियाँ साहब को। उन लेबॉर्ट्रियों की तफ्तीश करनी चाहिए जहाँ से ऐसी रिपोर्टें आई कि मियाँ साहब ने किस तरह उनको रागिब किया, उनको माइल किया कि वो ऐसी रिपोर्ट्स दें। तो
लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या रोए वो बात आप सही तो कह रहे हैं, लेकिन अगर एतजाज़ साहब कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि वज़ीर आज़म साहब को भी सिस्टम में बैठे ही ऐसे लोग अगर वज़ीर आज़म के ओहदे तक को नहीं बख्शेंगे और उनसे भी गलत बयानियां कर देंगे, तो फिर अगर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं हुई कि वज़ीर आज़म जैसा, इमरान खान जैसा रूथलेस आदमी भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि जी मुझे नवाज़ शरीफ पे रहम आ गया था, तो फिर तो ये कल को किसी और चीज़ पर, परसों किसी और चीज़ पर ये वज़ीर आज़म को कहानियाँ डालते रहेंगे। वज़ीर आज़म के साथ तो इमरान खान के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है और होता चला आ रहा है, और उनकी अपनी काबीना में से लोग करते आ रहे हैं। उनकी अपनी काबीना में हर इशू पे दो आ रहा है। सही, अगर दो आ रहा है तो दोनों की दोनों आ रहा, उनका इजहार हो रहा है, उनके बारे में बात हो रही है, उनको उन आरा को जाहिर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारी काबीना थी बीबी शहीद, जब वज़ीर आज़म बनी तो 35 साल उम्र थी उनकी, और हम भी यंग थे, और 1988 में, पर हम में इतना इत्तफाक, बीच में इख्तलाफात भी थे। मैं ये कहूँ, मेरे एक दो वजीरों के साथ इख्तलाफात थे, और सब वजीरों में को अपनी अपनी ओपिनियन होती थी। कई बार ज़रा एक दूसरे के साथ गर्मा सर्दी भी हो जाती थी। बहस में बीबी बैठी हुई है, काबीना पे प्रिजाइड कर रही है, मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, दूसरा अपना व्यू दे रहा है, आपस में हमारा ये गलत है, और हम कह रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ यार खुदा के वास्ते ये बीबी को इस तरह ना मिसलीड करो, वो कह रहा है आप कर रहे हो, पर काबीना के बाहर एक लफ्ज नहीं निकलता था। सही, काबीना के बाहर एक लफ्ज नहीं निकलता था। कोई बता सकता है कितने वुज़रा बीबी की शहीद की काबीना में एक दूसरे के से इख्तलाफ रखते थे? कोई नहीं बता सकेगा। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान को भी करना पड़ेगा कि एक तो पूछा जाए जो बयानात उनके लिए अनरेस्ट कॉज करते हैं, जो खुद पिछले दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान ने माना भी कि वुज़रा ऐसे बयानात देते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। एतजाज़ साहब, जो नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा, और शहबाज शरीफ के हवाले से भी अब ख़ुद बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जब पंजाब को ज़रूरत पड़ती है तो उनका लीडर जो है वो भाग जाता है, उनको वापस आना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, लाहौर के दौरे पर, पंजाब के दौरे पर उन्होंने ये बात की थी। आपको लग रहा है कि आने के उनके इम्कानात हैं? एक तरफ नवाज़ शरीफ का तो आपने कह दिया NRO लेकर चले गए, शहबाज शरीफ आने वाले दिनों में वापस आ सकते हैं? शहबाज शरीफ भी एहतियात ही करेंगे। मैं समझता हूं दोनों भाई आ सकते हैं, ये अच्छा। इनके ना आने का कोई लाजिम नहीं है कि नहीं आएंगे, पर ये दोनों भाई अगर लंदन में बैठ के लंदन प्लान, कोई लंदन मतलब है कि मंसूबा बनाएंगे ज़रूर। वहाँ लंदन में बैठ के लंदन बड़ा अच्छा मकाम है, पाकिस्तानी भी बहुत है। अगर ये कोरोना ने कुछ ना काम ख़राब कर दिया तो पाकिस्तानी भी बहुत है, और आपका मुकम्मल राब्ता भी पाकिस्तान के साथ भी रहता है, कार्डर्स के साथ भी रह सकता है। आप इसी तरह हैं जिस तरह आप लाहौर के एक शुमाली लाहौर में बैठे हैं मिसाल के तौर पे, तो लंदन रहना इनके लिए बड़ा सूदमंद है। वहाँ से ये, और इनके जो लीडर हैं फ़्लाइट लेंगे, और 7 घंटे की फ़्लाइट है और वहाँ पहुँच जाते हैं, और सारे लंदन जाना चाहते हैं। लंदन में ज़रा आज़ादियाँ भी ज़्यादा है, मौसम भी अच्छा होता है ज़्यादातर गर्मियों वगैरह में, और लंदन में तो ये ज़िंदगी इसी तरह गुजार सकते हैं जिस तरह पाकिस्तान में। और अब तो इनका सारा ख़ानदान, वालदा साहबा भी चली गई हैं, रह गई हैं मरियम बीबी भी सिर्फ पीछे। तो अगर मरियम भी चली जाए
और एक वो भी जाने हमजा वाली है क्या? हमजा को ये फायदा है कि मरियम को जाना चाहिए। मरियम को तो जी, रास्ते वो भी में जाने कोई वाली ऐसी हैं क्या? कानूनी रुकावट नहीं है। अब मेरा ख्याल है चली जाएंगी। अच्छा, और उनको पीछे क्यों रह जाना चाहिए, जाना चाहिए उनको भी। शी तो विल हुकूमत एंजॉय जो कह रही है लंदन कि उनका इवन मोर नाम ईसीएस से नहीं देन द फादर। निकालेंगे, भरपूर मुजाहमत करेंगे उनके बाहर जाने की। देखिए, हुकूमत ने अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जाने दिया है तो अब उनके लिए कोई जवाब नहीं बनता खास। और मरियम का क्या जवाब है कि उनको रोका जाए? वो कोई हेरोइन की स्मगलिंग कर रही हैं या गन रनिंग कर रही हैं या दहशतगर्दी कर रही हैं? ये बातें तो वो नहीं कर रही। मेरा उनके साथ कई बातों पे इख्तलाफ है। मैं मरियम की बहुत सी बातों पे मुत्तफिक नहीं हूं, पर ये बात कहना हाँ, अगर उनकी जमानत इस बुनियाद पे हो रही होती कि उन्होंने बाप की तीमारदारी करने के लिए जाना है, अगर जमानत इस बात पे हो रही होती तो वो बिल्कुल गलत था। और मैंने पहले कहा भी है, बहुत दफा कहा है कि वो गलत है, वो गलत होता। लेकिन ईसीएल पे तो आपका जवाब ही इस किस्म का होता है कि बाप की तीमारदारी करनी है, बेटे को स्कूल या कॉलेज में वहाँ दाखिल हो गया है, उसको छोड़ के आना है। ऐसी बातों पे ईसीएल पे नाम उतर जाता है। तो मरियम बिल्कुल जाएंगी मेरे ख्याल में, और उनको इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी, ठीक है। अब कल बहुत अरसे के बाद उन्होंने बात की, खामोशी अपनी तोड़ी, फिर उन्होंने जो है वो सिविल बालादस्ती की बात की, जमहूरियत की बात की, केसेस के हवाले से बात की। सो आपको लग रहा है कि ये वापस उसी वोट को इज्जत दो के नज़रिए पर उसी तरीके से जा रही हैं? अगर वहीं पे जाना था तो फिर ये खामोशी क्यों थी? नहीं जी, हरगिज़ नहीं जा रही, न जाएंगी। ये खामोशी नहीं टूटेगी। ये एनआरओ की बुनियाद है, ये खामोशी नहीं टूटेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया क्या देखें आप, उनका देखें उन्होंने किस वक्त किया क्या कि शाहिद खाकान अब्बासी के घर गई, जो उनको बहुत पहले जाना चाहिए था जी। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना एक मकाम बना लिया है पार्टी में, और फिर पार्टी के अंदर बगावत हो रही है। कभी ये सोचा था कि 10-12 नून लीग के एमएनए या एमपीए कहेंगे कि हम जाके बुजदार को चीफ मिनिस्टर को मिल रहे हैं और फंड्स ले रहे? फंड्स लेना तो सबसे ज्यादा एक किस्म का पार्टी के खिलाफ हो गया काम। अब जो लंदन बैठे हुए भाई साहिबान हैं, उन्होंने देखा है कि ये पार्टी के को तो में तो दरारें पड़ रही हैं, इसलिए मरियम का शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ जाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि वरना शी अपीयर्स टू बी अ वेरी प्राउड वुमन, शी अपीयर्स टू बी अ वेरी वेन वुमन। वो होंगी कि नहीं होंगी मैं नहीं जानता हूं, पर जो तस्वीर मिलता है, जितना वो अपने आप को बनाती संवारती है, वो जो तस्वीर मिलता है वो तो यही मिलता है। तो अब उनके बारे में, उनकी रैंक एंड फाइल में जो आम एमएनए इसका नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का, वो कहता है 2-2 महीने शहबाज शरीफ बतौर चीफ मिनिस्टर मिलता ही नहीं था। ये उनके एमएनए और एमपीएस कह रहे हैं। मैं आपको अभी कहूं, अभी बिल्कुल मेरा वो ताल्लुक भी नहीं है, अभी आप मेरी तरफ से मेरे फोन पे लाइव या इसी टेलीविजन पे फोन करें मुराद अली शाह को, वो चीफ मिनिस्टर सिंध है। अगर उसको फोन उसने उठाया नहीं और वो मिला नहीं, वो फोन से दूर था, तो 5 मिनट के अंदर अंदर मुराद अली शाह फोन करेगा। ओ यस, ही इज अ थरो जेंटलमैन, और वो बड़ा एहतराम करने वाला शख्स है। लेकिन शहबाज शरीफ
2-2 महीने, 3-3 महीने ये इनके अपने MNA और MPs कहते हैं कि मिलता नहीं था। अब ये जो एरोगेंस और वैनिटी नहीं तो एतजाज साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है सर। ये जो आप कह रहे हैं मिलता नहीं था, ये आज का मसला तो है नहीं। ये आप इन लोगों की सियासत मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, हम कई दफ़ा शो में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। ये तो हर दौर में जो है वो इनके हवाले से इनके जो कारकुनान हैं उनकी ये शिकायत सामने आती रही हैं कि भाई जब जलसों में जाना होता है, कोई वोटिंग करानी होती है तो उससे पहले बुला लेते हैं कि जी बड़ी अहम मीटिंग है, आगे पीछे ये लोग पूछते नहीं हैं, मुलाकातें नहीं करते हैं। सो अभी भी क्या कारकुन को ये समझ में नहीं आ रहा, वोटर को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त भी जो आप कह रहे हैं कि NRO हो गया तो NRO लेके बाहर बैठे में, यहाँ पे वोटरों के लिए और कारकुनान के लिए कौन मौजूद है? मरियम बीबी जो हैं वो आप कह रहे हैं कि खामोश हैं और उनकी खामोशी भी नहीं टूटेगी। सादिया, ये सिर्फ बाहर ही नहीं बैठे, ये खामोश बैठे हुए, बिल्कुल खामोश बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहे, कोई तनकीद नहीं कर रहे। ये जो एहतजाजी तहरीक जिसका जिक्र इन्होंने भी किया और बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल ने भी किया, उसे वो चेयरमैन बिलावल तो मौजूद है मैदान में और ये बाहर चले गए हैं और ये इनका ये बातचीत नहीं करेंगे। ये इन्होंने जमानत अब दे रखी है इमरान खान की हुकूमत की, ये हुकूमत की इसके इस्तेहकाम की, उसकी जामिन है ये मुस्लिम लीग नवाज। हाँ, इनमें ये अच्छे ये लोग, ये एहसन इकबाल जैसे, अपना शाहिद खाकान अब्बासी जैसे, ख्वाजा आसिफ जैसे, इमरान खान की हुकूमत के इस्तेहकाम की जामिन मुस्लिम लीग नवाज है, ये आप कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ और गुज़श्ता 3-4 महीने से ये यही चल रहा है। यही आप देख रहे हैं कि असेंबली में क्या हो रहा है, क्या मज़ामत हो रही है असेंबली में। असेंबली में हम 17 लोग होते थे। ठीक है, तो सर पीपल्स पार्टी को क्या ये बात समझ में आ रही है? बिलावल साहब ये चीज समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, उन्होंने समझ रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो जो है शहबाज शरीफ वो वापस आए, वापस आए, वो वापस आके ऑपोजिशन करे। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है इन द नेशनल असेंबली और वो टोपी पहन के और लंदन के हवाएं फांक रहे हैं। सो ये इनकी परफॉर्मेंस क्या है कौमी असेंबली में? मैं आपको बता रहा हूं कि हम 17 होते थे, सिर्फ 17, और हमने कौमी असेंबली को ठीक मतलब है आसमान तक उछाला हुआ होता था। ना मुहज़्ज़ब बातें नहीं करते थे हम। मैंने कभी कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई किसी की दिल आज़ारी हो या गैर पार्लिमानी हो, एक दफ़ा मेरा हरफ गैर पार्लिमानी स्पीकर साहब ने कह दिया ये आपने गैर पार्लिमानी लफ्ज़ किया। वो लफ्ज़ कौन सा था मैं लफ्ज़ लेता नहीं हूँ, पर वो मीर तकी मीर के शेर में से था। वो जो शेर है जी 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 बिल्कुल सही जी, बीमार हुए जिसके सबब, उसमें से एक लफ्ज स्पीकर साहब ने कहा ये तो सही, ये तो गैर पार्लिमानी है। चलें अब वो हमारी तो जुबान से गैर पार्लिमानी अल्फाज निकलते नहीं थे। हम सख्त तकरीरें करते रहे। मैंने चौधरी निसार अली के खिलाफ बड़ी सख्त तकरीरें की। चौधरी निसार अली ने मेरे खिलाफ बड़ी सख्त तकरीरें जी जी मुझे अच्छी तरह याद है। वो भी पार्लिमानी हदूद मेरा, मैं भी पार्लिमानी हदूद मेरा। किसी कोई एक लफ्ज उसकी तकरीर का हज़फ हुआ ना मेरा हुआ। आजकल तो एक फ्री फॉर ऑल है, लेकिन अब जो लीडरशिप भाग गई है और ये शरीफ शुरफा को पीछे छोड़ गए, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी और ये इन लोगों को छोड़ दिया है। अब वो गए हैं बाहर, अपने लोगों का सोचा नहीं है,
साद रफीक का नहीं सोचा, सलमान रफीक का अपने लोगों का सोचा नहीं, इन लोगों को आपने कहा छोड़ दिया है। और एक जो चीज़ आपने सेगमेंट में की के हवाले से कि इमरान खान की हुकूमत के काम की जामिन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को ये चीज़ समझ में आ रही है, इसीलिए बिलावल साहब कहते हैं शहबाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के जो उनके फ़राइज़ हैं वो आकर वापस सर अंजाम दें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब कई दफ़ा कह चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के हवाले से, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी कि जो लीडरशिप है वो बाहर भी बैठी हुई है और ख़ामोश भी है, और हमेशा से जो कारकुनान हैं, जो असली वोटर्स हैं, जो कारकुनान यहाँ रह गए हैं, उनके हवाले से कोई फ़िक्रमंद नज़र नहीं आ रही। शायद खाकान अब्बासी हों, एहसन इकबाल हों, या दीगर पार्टी के सीनियर सेकेंड टियर के जो लीडरशिप है उनकी भी बात करें तो ऐसा ही मामला है। एतजाज़ साहब, आपने एक बयान दिया था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और ये भी आप कई दफ़ा कहते हैं कि इनकी सियासत कभी भी मज़ाहमती सियासत जो है वो नहीं हो सकती, या इन्होंने कभी ऐसी सियासत की नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे ये सवाल किया गया आपके इसी बयान को लेकर, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये बताइएगा कि एतजाज़ एहसन साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ एक डील के तहत बाहर गए हैं और ना मुस्लिम लीग नून ने कभी मज़ाहमत की सियासत की है ना कर सकती है। देखें, एतजाज़ एहसन साहब जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कभी मुज़ाहमत की सियासत नहीं की, तो मैं उनसे ये अर्ज करूंगा कि अदलिया की बहाली के लिए वो जो मुज़ाहमत थी वो किसने की, और जब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो मुज़ाहमत की अलामत बन के मॉडल टाउन से निकले थे, तो एतजाज़ एहसन साहब उस वक्त अपने घर में थे, और जब इनको इतला मिली कि हम सड़कों पे निकल आए हैं और इतना बड़ा जुलूस है कि पूरा लाहौर जो है वो जैम हो चुका था, तो उसके बाद फिर मोहतरम एतजाज़ एहसन साहब जो है वो घर से फिर आए, आके जुलूस में शामिल हुए। और वो रात, जिस रात हमने इंतजार किया था जब गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम चीफ जस्टिस की बहाली का ऐलान करते हैं, तो एक ही कमरे उसमें मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, चौधरी एतजाज़ एहसन साहब भी मौजूद थे, मैं भी वहां पे मौजूद था, और फिर वो मज़ाहमत, वो जुलूस, वो रिजेंटमेंट जो है वो कामयाब हुई और चीफ जस्टिस की जो है वो बहाली का ऐलान हुआ और हम वहां से फिर वापस जो है वो लाहौर आ गए। एतजाज़ साहब, ये आपकी बात पे, आपके बयान पे तो राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब में आप पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि अदलिया बहाली में मियाँ साहब बाहर निकले थे, आप तो घर में मौजूद थे, और जब आपको पता चला कि अब ये मुज़ाहमत शुरू हो गई है तो आप बाहर आए सड़कों पर। क्या जवाब देंगे इसका सर? फ़र्क यह है कि मियाँ साहब को आज़ादी थी घर से निकलने की, और मुझे घर में नज़र बंद किया हुआ था, और मैं बड़े तरीके से सही वो नज़रबंदी तोड़ के निकला था और आया था। अब मैं नॉर्मली अपना राना साहब को सीरियसली नहीं लेता, पर इन्होंने चूंकि मेरी बात कर दी है तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। मुझे नहीं याद राना साहब उस वक्त साथ थे हमारे कि नहीं थे, क्योंकि हम तो मियाँ नवाज शरीफ और हमजा थे और ख्वाजा साद रफ़ीक थे, हम चारों मियाँ नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे जब हमने फैसला किया कि हम रुक के और प्राइम मिनिस्टर का खिताब सुनेंगे। हमें इत्तला किसने दी कि प्राइम मिनिस्टर 3-4 बजे सुबह, 5 बजे सुबह किसी वक्त तकरीर करेंगे, और हमें ये तजवीज़ दी गई कि अगर आप उसको सुन लें तो आपकी कंसर्न्स जो हैं, आपकी जो आप चाहते हैं वो शायद आपको मिल जाए प्राइम मिनिस्टर के। वो किसने कहा? वो जनरल कियानी ने कहा। किससे कहा? मियाँ साहब मेरे साथ बैठे हुए थे उस गाड़ी में, और उसने किसको फोन किया? मुझे फोन किया। क्यों मुझे फोन किया? क्योंकि वो लॉयर्स की मूवमेंट कोई लीडर मैं था उस वक्त उस गाड़ी में, और मियाँ साहब ने, मियाँ साहब तो मैं आपको बताऊं लाहौर से तो निकल आए, मॉडल टाउन से तो निकल आए थे। राना साहब को ये शायद इल्म नहीं
कि एक इनके MNA हैं मलिक रियाज। मैं MNA पहले बता रहा हूँ क्योंकि मलिक रियाज वो वाले ना समझे जाएं जो मारूफ बिल्डर हैं। मलिक रियाज इनके शाहदरे से MNA हैं। मलिक रियाज के घर में आप खाना खाने के लिए रुक गए और आगे निकलने को तैयार ही नहीं थे। आप आगे निकलने को तैयार नहीं थे क्योंकि ये बात फैलाई गई कि कामोकी के करीब हमारे काफिले पे हमला होना है। हम कामोकी से आगे निकल गए। हम वकला और हमारे साथ 40-50 हज़ार बंदे भी थे, लोग थे जो कंटेनर्स को हटाते जाते थे। और मियाँ साहब को मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ कि मियाँ साहब निकल आए, आ जाएं, अब ज्वाइन इन। हम आगे निकल गए हैं। अच्छा। फिर मियाँ साहब को जब पता लगा कि हम कामोकी से आगे गुजर गए हैं और कामोकी पे कोशिश हमें महसूस हुआ जिस तरह पुलिस फॉर्मेशन में खड़ी थी कि कोई गड़बड़ करने को तैयार थी, पर इतने वकला को देख के वो पुलिस भी घबरा गई। काले कोट में हम फिरते थे दिन रात अपनी निशानी लेके, यूनिफॉर्म पहन के। तो वो मियाँ साहब तो तब निकले। बहरहाल मियाँ साहब जब आ गए, उनका पीछे से फ़ोन आया कि हम करीब पहुँच गए हैं आपके। तो हमने गाड़ियाँ रोक ली और मैं उनकी गाड़ी में मुंतकिल हो गया। जब मैं उनकी गाड़ी में मुंतकिल हो गया तो मैंने पहला फ़ोन अपनी बीवी को किया। मैंने कहा अब तसल्ली हो जाए क्योंकि मैं एक बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो वो बड़ी खुश हुई क्योंकि मेरी गाड़ी जो थी वो ऑर्डिनरी कार थी और हमें ये इतला थी कि कोई बम चलेगा कुछ। सही। और नवाज शरीफ साहब की गाड़ी जो है वो बॉम्ब प्रूफ थी। वार्निंग नहीं थी। ठीक है, वो बॉम्ब प्रूफ थी। वो तो अगर बीबी शहीद बाहर ना निकली होती तो जितने लोग उस बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बीबी शहीद के साथ बैठे हुए थे, 27 दिसंबर को अमीन फ़हीम थे, नाहिद खान थे, सफदर अब्बासी थे, हबीबुर रहमान पुलिस के अफसर थे, वो ड्राइवर था, वो एक शाहनवाज था, 7-8 लोग जो बैठे थे वो सब महफूज रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। बीबी अकेली शहीद हुई उसमें। बिल्कुल, वो बाहर नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये जो अदलिया बहाली का आपने बताया, ये तो बिल्कुल सही है। टाइम भी थोड़ा एक बड़ी अहम चीज़, क्योंकि आपने जिस तरह पहले वज़रा के हवाले से जिक्र किया था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुश्किलात के हवाले से, अब एक बयान, एक तो चले आटा बहरान आया, उनको रिपोर्ट गई, चीनी बहरान आया, रिपोर्ट गई, शुगर माफिया है, आटे के हवाले से कोई माफिया काम कर रहा है, लेकिन एक कोई ऐसा माफिया जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते हैं कि माफिया जो इस मुल्क का, वो उनको हुकूमत नहीं करने दे रहा, उनको काम नहीं करने दे रहा। तो ये कौन से माफिया की तरफ वो इशारा करते हैं? मेरा ख्याल है वो एक माफिया जो समझते हैं, मुझे नहीं पता वैसे उनका, मैं कोई उनसे बात नहीं हुई, मैं क्यास कर रहा हूँ कि वो समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ये इनको 30 साल आबियारी की है इसकी शरीफ ख़ानदान ने। शहबाज शरीफ जो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो उनका बुनियादी तौर पे वो काबीना उनके सेक्रेटरी होते थे, वजीर उनके काबीना नहीं होते थे, वो सेक्रेटरीज को। फिर उन्होंने 56 कंपनियां बना दी। 56 कंपनियों में उनको रियासत के अमूर दे दिए। कोई पानी की कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर की कंपनी है, और कंपनी अब कंपनी चूंकि अलहदा बना दी, मुल्क और रियासत और सूबे से अलहदा, इसलिए उनके वो 20-20 लाख उनके। So you think this could be bureaucracy की तरफ इशारा उनका हो सकता है? Unfortunately, सब टाइम हमारे पास खत्म हो रहा है। I have to wind up here. Thank you very much for joining us tonight. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।